इतिहास में ना कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि दो असाधारण लोग साथ आते हैं और पूरी तरह से बिखरी हुई दुनिया में से एक साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। भारत के पहले अखंड साम्राज्य के बनने की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये लाइन अपने आप में चंद्रगुप्त मौर्य की कामयाबी के माइस्केल को बयां कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, ये तो पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने की शुरुआत थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। वो एक ऐसा दौर था जब हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन साथ ही नए मौके भी बन रहे थे। सिकंदर के वापस जाने से एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया था जिसे भरने के लिए कोई तैयार बैठा था। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि इस साम्राज्य के बनने से ठीक पहले भारत की हालत क्या थी। ये एक ऐसी जमीन थी जो टुकड़ों में बटी हुई थी और जहां एक बहुत ही नापसंद किया जाने वाला शासन चल रहा था। तो उस वक्त का जो पॉलिटिकल सीन था वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। शक्तिशाली तो था नंद साम्राज्य, लेकिन उसका राजा इतना भ्रष्ट और क्रूर था कि हर तरफ असंतोष फैला हुआ था। यहां तक कि प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने भी लिखा है कि वो राजा इतना अलोकप्रिय था कि शायद अगर सिकंदर आगे बढ़ता तो भारत को बहुत आसानी से जीत लेता। और इसी उथल पुथल के बीच कहानी में एंट्री होती है हमारे दो मेन किरदारों की, एक अपमानित विद्वान और एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान। तो एक तरफ थे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य और दूसरी तरफ एक करिश्माई लीडर चंद्रगुप्त, और इन दोनों का मिलना इतिहास का रुख बदलने वाला था। देखिए, चाणक्य को नंद राजा ने भरी सभा में बेइज्जत किया था और चंद्रगुप्त में उन्हें उस अपमान का बदला लेने और एक राष्ट्र बनाने का जरिया दिखा। कहते हैं, और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, कि इन दोनों की पार्टनरशिप तब शुरू हुई जब चाणक्य ने जंगल में खेलते हुए एक बच्चे में राजा बनने की वो चिंगारी देखी। बस वो एक पल था जिसने इस उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? उन्होंने सीधे नंद साम्राज्य के दिल पर धावा नहीं बोला, नहीं, उनके पास एक बहुत ही शानदार और सोची समझी योजना थी। चाणक्य की पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर टिकी थी, मत्स्य न्याय को खत्म करना। मतलब वो उस अराजकता को खत्म करना चाहते थे जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। और इसकी जगह वो एक स्थिर, एक मजबूत सरकार बनाना चाहते थे। तो उन्होंने किया क्या? सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय चाणक्य ने कमाल की चाल चली। सोचिए, उन्होंने नंद साम्राज्य को एक फल की तरह देखा और सीधे गुठली पर वार करने के बजाय उन्होंने पहले बाहर से छिलका उतारना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा पर अपनी ताकत जमाई, वहां के स्थानीय लोगों और कबीलों को मिलाकर एक सेना बनाई और फिर धीरे धीरे एक एक करके बाहरी इलाकों को जीते चले गए। ये सब्र का खेल था, दुश्मन को बाहर से कमजोर करते हुए अंदर तक पहुंचने की रणनीति, ताकि जब वो राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे तो जीत लगभग पक्की हो। तो बस प्लान तैयार था और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो लंबा और मुश्किल सफर शुरू कर दिया। देखिए, ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन मौर्यों की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति थी। उन्होंने नंद राजा के खिलाफ लोगों के गुस्से को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और इसी ने आखिर में नंदों की बड़ी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, ये जीत कैसे मिली? स्टेप बाय स्टेप। पहले नंद वंश को उखाड़ फेंका, फिर उत्तर पश्चिम में सिकंदर के छोड़े हुए गवर्नरों को हरा के उस इलाके को सुरक्षित किया, और फिर सिकंदर के सबसे बड़े जनरलों में से एक सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सेल्यूकस पर मिली जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। इसने पहली बार एक सुरक्षित, एक महाद्वीपीय पैमाने की सीमा तय की। इसने मौर्य साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर एक अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य बना दिया। तो सवाल ये है कि इन लड़ाइयों की राख से उन्होंने आखिर बनाया क्या? सोचिए, इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले सब कॉन्टिनेंट पर राज करने वाले पहले साम्राज्य को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा। ये सिर्फ जीत हासिल करने की बात नहीं थी, ये शासन चलाने की चुनौती थी। साम्राज्य जीतना एक बात थी, पर उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक तरह की गवर्निंग मशीन थी। पाटलिपुत्र में राजधानी के साथ एक मजबूत केंद्र सरकार तो थी ही, पर इसकी असली ताकत थी इसकी कुशल सिविल सेवा,
अधिकारियों का एक ऐसा जाल जो साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचता था, टैक्स वसूलता था और ये पक्का करता था कि एक ही आर्थिक सिस्टम सब जगह चले। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। मतलब पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही ताकत का राज पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश के पहाड़ों तक था। इसने एक ऐसे उपमहाद्वीप को एक कर दिया था जहां अनगिनत संस्कृतियां थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन साम्राज्य की ये उपलब्धि आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये जो पहला महान एकीकरण हुआ ना, इसकी याद आज भी अखंड भारत की सोच को एक ऐतिहासिक आधार देती है। ये एक ऐसा विचार है जो सीधे तौर पर उस दौर से जुड़ा है जब ये धरती एक शासन के तहत एक थी। तो मौर्यों की विरासत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये विचार कि एकता अलग अलग तरह के लोगों के लिए सुरक्षा और समृद्धि ला सकती है। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक सभ्यता का आदर्श था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैसे प्राचीन साम्राज्यों की यादें और वो सरहदें जो उन्होंने बनाई थीं, आज भी हमारी दुनिया पर असर डालती हैं। सच तो ये है कि अतीत कभी मरता नहीं, वो हमेशा हमारे आज को एक नया आकार देता रहता है।